चलिए, तो ये जो बैच है ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम लेकर के आए हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं बोलूँगा आपको कि आप इसी बैच के माध्यम से अपने टीईटी को भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टीईटी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस से एज इट इज मैच करता है ना। जैसे अगर मैं टीईटी की बात करता हूं, तो टीईटी में दो अलग अलग लेवल होते हैं, आपको पता होगा। एक तो सहायक शिक्षक के लिए और एक शिक्षक वर्ग के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है इसका आयोजन होता है। इसमें वर्ग 3 और वर्ग 2 इस नाम से हम इसको जानते हैं। ये सहायक शिक्षक है और ये शिक्षक के पद के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो पात्रता परीक्षा में सीजीटीटी की अगर मैं बात करूं तो 5 हिस्से आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। 5 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा होता है सीडीपी का, ये 30 अंक का होता है। वैसे ही दूसरा दूसरा हिस्सा होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये भी 30 अंक का होता है। तीसरा हिस्सा हिंदी भाषा का, ये भी 30 अंक का है। इसके बाद चौथे हिस्से में आप पढ़ते हैं गणित। गणित 30 अंक का, और पांचवें हिस्से में होता है पर्यावरण, ये 30 अंक का। तो 30 अंक का जो सिलेबस है, 30-30 अंक करके 5 हिस्से आपको वर्ग 3 के सिलेबस में मिलता है। वहीं अगर वर्ग 2 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 3 हिस्से तो एज इट इज समान होते हैं। यानी यहां पर भी आपको सीडीपी मिलेगा, यहां पर भी आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा तीसरे हिस्से में हिंदी भाषा आपको मिलती है, वो भी 30 अंक। तो 30-30 अंक करके ये हिस्से समान होते हैं। इसके बाद वर्ग 2 का जो हिस्सा है, 60 अंक जो बचे होते हैं, ये जो 60 अंक है ये आपके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होता है। मतलब अगर आप विज्ञान वर्ग से आते हैं, विज्ञान एवं गणित से, तो यहां पर 60 प्रश्न आपके विज्ञान एवं गणित से पूछे जाते हैं, विज्ञान एवं गणित। और वहीं अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं तो वहां पर आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ना होता है 60 अंक का। सामाजिक अध्ययन यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 150 अंक का आपका पेपर होता है, जिसमें न्यूनतम अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90% 90 क्वेश्चन, और अगर आप एसटी एससी या ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको 50% यानी 75 प्रश्न जो है ये 75 जो अंक है ये आपको अर्जित करने होते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और मेरे हिसाब से ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है इसको निकालना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा अगर आप इसके गणित को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल इसीलिए टीईटी क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जाम देने के बावजूद, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सर एग्जाम क्लियर कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, किस में कितना पढ़ना है, उसको वो प्रॉपर अंकों का विभाजन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यदि आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर सभी अंकों का समान वेटेज है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गणित गणित जो सब्जेक्ट है इसको बहुत ज्यादा पढ़ने के पीछे लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि आप गणित से स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपका गणित अच्छा है तो आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। आपकी हिंदी अच्छी है तो आप यहां से स्कोर कर सकते हैं, अंग्रेजी अच्छी है तो यहां से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक साथ सभी नाव में पैर रखने के लिए जाते हैं, उसके कारण कोई एक सब्जेक्ट हमारा परफेक्ट नहीं हो पाता। जबकि सही रणनीति ये कहती है कि आप एक एक करके सब में समान कमांड बनाइए। अगर आप इसमें से 20 के लायक कमांड बना लिए, इसमें 20 के लायक बना लिए, इसमें 20 के लायक बना लिए, सब में 20-20 के लायक कमांड बना लिए, तो भी आप टीईटी को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि सर एक आध सब्जेक्ट को सोचते हैं कि बहुत आसान है, ये तो लास्ट में पढ़ लेंगे, छोड़ देते हैं।
और ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो हिंदी के साथ। ये गलती करते हो आप हिंदी के साथ कि हिंदी क्योंकि बचपन से पढ़े हैं, कक्षा 6 से हमारे साथ में है व्याकरण के रूप में, तो हमको लगता है कि हिंदी ही तो है, निकाल लेंगे, बना लेंगे, बन जाएगा, या पूर्व अर्जित ज्ञान है उसके आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन का स्तर अच्छा रहता है, और यही कारण होता है कि हम इसके प्रश्नों में फिर चूक जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग इसके संबंध में बहुत ज्यादा आश्वस्त रहते हैं कि ये बन ही जाएगा, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, और वहीं पर गलती होती है। तो हमको ये नहीं करना है, हमको प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर एक रणनीति के साथ आगे लेकर के जाना है। ये तो वर्ग 3 वाली बात हो गई। वर्ग 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को सिलेबस क्लियर नहीं रहता है। उनको लगता है कि हम भले विज्ञान गणित वाले हैं, लेकिन जब हमको टीईटी देना होगा तो उसमें हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, पॉलिटी भी पढ़ना होगा, जबकि ऐसा है नहीं। टीईटी में ऐसा नहीं होता। हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको जरूर उन सब्जेक्ट के सामने आना पड़ेगा आपको, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा में सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। इसीलिए 3 सब्जेक्ट आपका कॉमन होने के बाद 60 अंक जो है ये सब्जेक्ट वाइज बटा होता है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आप किस ग्रुप में आते हैं, और उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट की प्रॉपर रणनीति के साथ तैयारी चालू कीजिए। क्योंकि अगर आप इस अंकों के विभाजन को नहीं समझोगे और ये समझोगे कि केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस और ये सिलेबस समान है, तो आपसे चूक होगी। क्योंकि वहां पर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने, छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, लेकिन वो हिस्से यहाँ पर नहीं है। अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो आपके पास नहीं है वो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हाँ, सामाजिक अध्ययन वाले हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर इन चीजों को पढ़ना होगा, लेकिन वहां पर साइंस मैथ सड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टीईटी का सिलेबस है। टीईटी में अंकों का विभाजन इस प्रकार से होता है। तो ये बताने के पीछे कारण ये है ताकि आप अच्छे से अपनी रणनीति जो है ये बना सके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, खासकर जिनका टीईटी अभी क्लियर नहीं है। अब इसी सिलेबस को यदि मैं कंपेयर करता हूं शिक्षक भर्ती परीक्षा से, शिक्षक भर्ती परीक्षा से यदि मैं इसको कंपेयर करता हूं, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी हमको 2 अलग अलग स्तर यहां पर मिलते हैं। एक तो मिलता है वर्ग 2, पहले यहां वर्ग 3 लिख लेते हैं, यहां पर वर्ग 2 लिख लेते हैं। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर तो है। वो अंतर क्या है सर? तो देखिए, सबसे पहले दोनों में आपको सीडीपी पढ़ना होगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये 30-30 अंक का आपको पूछा जाता है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज 25 अंक, यहां पर भी है इंग्लिश लैंग्वेज 25 अंक। फिर है हिंदी भाषा, ये भी 25 अंक, यहां भी हिंदी भाषा है 25 अंक, ऐसा। इसके बाद दोनों में कंप्यूटर है 10 अंक का, 10 अंक का कंप्यूटर यहां भी है और यहां भी है, 90 अंक हो गए यहां से। इसके बाद यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ग 3 की तैयारी करते समय आपको गणित पूछा जाएगा 30 अंक का, और साथ में पर्यावरण है 30 अंक का। तो या सॉरी 20 अंक का, है ना, पर्यावरण है 20 अंक का। कितने हो गए? 20, ये हो गए 80, 90, 90, 100, 90 के बाद 120, 140। 10 अंक का है आपका सामाजिक अध्ययन, है ना, सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन नहीं, सामान्य अध्ययन है 10 अंक का। तो कुल मिलाकर 150 अंक का सिलेबस ये आपको मिलता है।
वहीं अगर आप वर्ग 2 का सिलेबस देखते हैं तो यहां पर आपको 80 नंबर का सिलेबस सेम वैसा ही मिलेगा जैसा कि सहायक शिक्षक में रहता है। इसके बाद एक हिस्से में आपको पढ़ना है गणित एवं विज्ञान, और ये दोनों मिलाकर आपको पूछा जाएगा 30 अंक का। यहाँ पर 30 अंक का गणित था, यहाँ पर गणित और विज्ञान है। यहाँ पर आपको 20 अंक का पर्यावरण पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन ये आपको 20 अंक का पूछेगा, और 10 अंक का है सामान्य ज्ञान, ये है 10 अंक का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ भी 150 अंक का सिलेबस जो है ये पुराना सिलेबस हमको मिलता है। लेकिन ये भी मान करके चलो कि जब व्यापम सारी परीक्षाओं को 150 अंक में समायोजित कर रहा, 150 से 100 नंबर में एडजस्ट कर रहा है, समायोजित कर रहा है, तो संभावना ये भी है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को वो 100 नंबर में समायोजित करेगा। अब 100 नंबर में समायोजित करने के लिए वो क्या करेगा? अब इतने बड़े बड़े हिस्से तो नहीं रख सकता वो, सीधी सी बात है। तो वो क्या करेगा, परसेंटेज इनका समान रखेगा, जितना परसेंट 150 में था उतना ही सभी अंकों का, लेकिन लेकिन वेटेज इसका कम करेगा। कैसे वेटेज कम करेगा सर? जैसे यहां पर 30 अंक की हमको दिखाई दे रही है सीडीपी, है ना, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 20% होता है 150 अंक का, तो वो 100 में क्या करेगा, 100 में 20 नंबर का सीडीपी रख देगा। ठीक है, वैसे ही ये जो इंग्लिश है, हिंदी है, ये 25-25 अंक के है। ठीक है, ये लगभग 16% बनता है। तो वैसे ही 15-16 नंबर का, 15-15 नंबर का क्या करेगा, वो हिंदी और अंग्रेजी कर देगा। कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा सा हो सकता है, कंप्यूटर को एज इट इज 10 का 10 रख दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गणित को थोड़ा कम करेगा, पर्यावरण थोड़ा कम करेगा, सामान्य ज्ञान थोड़ा कम करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 नंबर में समायोजित करने का वो प्रयास करेगा। हो सकता है ऐसा हो कि वो सामान्य अध्ययन वाले हिस्से को यहां से निकाल दे, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, संभावना है। ठीक है, लेकिन एकदम श्योर आप नहीं हो सकते, हो सकता है इसका वेटेज बढ़ा दे, ये भी हो सकता है। क्योंकि चूंकि हमारे पास अभी नोटिफिकेशन नहीं है, तो कुछ भी कहा जाना जो है वो गलत है कि सर ये वाला हिस्सा रहेगा, ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, ये बोलना मेरे हिसाब से जल्दबाजी हो जाएगी। तो हम लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं इसके लिए, और देखेंगे उसके बाद कि भाई कौन सा हिस्सा है कौन सा नहीं है, वो सब आगे चीजें देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो सिलेबस उपलब्ध है वो सिलेबस 150 अंक का है, तो मुझे लगता है कि इस सिलेबस को रख करके हमको तैयारी अपनी चालू करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एकदम से नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप सोचोगे कि भाई बस अब पढ़ लें करके, तो फिर उस समय बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट होगी। और मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा तो राज्य में किसी भर्ती परीक्षा का सिलेबस नहीं है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा। मतलब इवन हिंदी की भी अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी का जो सिलेबस है, क्योंकि चूंकि इसमें मुझे पेडागोजी वाला भाग भी पढ़ाना है ना, भाषा शिक्षण वाला हिस्सा भी पढ़ाना है, उस सिलेबस को यदि मैं मिला दूं तो ये सिलेबस एसआई भर्ती परीक्षा से भी ज्यादा बड़ा है। एसआई भर्ती परीक्षा में सिलेबस जो है वो, उसमें 4-5 चीजें अलग से जोड़ी जाती हैं। मतलब जितना कॉमन सिलेबस है उससे 4-5 चीजें, जैसे उसमें रस छंद अलंकार है, उसमें काव्य बोध है, उसमें पत्र लेखन है, ये सारी चीजें अतिरिक्त हैं। लेकिन आपकी हिंदी में वो जो भाषा शिक्षण वाला हिस्सा जो है वही इससे कहीं ज्यादा है। हालांकि आपके सिलेबस में रस छंद अलंकार नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस बहुत बड़ा है, और नोटिफिकेशन का वेट करते यदि हम बैठे रहेंगे ना तो फिर तैयारी में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का स्तर बहुत जबरदस्त है अभी। ठीक है, खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं तो पिछले 3-4 साल में, है ना, जो पिछली 2019 में जब से शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके बाद से शिक्षक भर्ती के प्रति रुझान जो है वो लोगों का बढ़ा है। ठीक है, 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके बाद से, उसके बाद 2023 में फिर से हो गया एग्जाम।
ठीक है, भर्ती फिर से हो गई 2022-23 में। तो उसके बाद से बोला जाए तो और ज्यादा अभ्यर्थी बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें 12,000 या 14,000 लोग का सिलेक्शन हो गया तो उसमें 14,000 लोग कम हो गए ना। कॉलेज भी तो बहुत सारे खुल गए और उन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी तो बढ़ गए, और वो बढ़ गए तो स्वाभाविक सी बात है सर, आपके आपके ऊपर दबाव बढ़ गया अब कंपटीशन का। ठीक है, तो अब तैयारी जो है उसके लिए आपको एक प्रॉपर रणनीति बनानी होगी कि भाई हमको इस पूरे सिलेबस को कवर कैसे करना है। और अगर आपका टीटी क्लियर नहीं है तो भी विचलित होने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। क्यों बोलूंगा मैं? क्योंकि टीटी आपके पास एक अच्छा कुशन है आगे तैयारी करने के लिए। क्योंकि टीटी में अगर आप देखें और इसमें देखें तो सिलेबस बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। जैसे वर्ग 3 की आप बात करेंगे तो जो हिस्से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो एज इट इज दिखेगा यहाँ पर, सेम है वैसा ही, बस आपको ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग से पढ़ना है, बाकी तो पूरा सेम है। तो अगर आप टीटी की तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही बदलने हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि सूर्यधन उदय टीईटी में अलग आंसर लेगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा में अलग ले लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक में सूर्योदय ले लेगा, एक में सूर्यादय ले लेगा, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? आंसर तो वही रहेगा सर। अगर गणित का कोई कॉन्सेप्ट है, अगर औसत चाल निकालना है, जैसे एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, है ना, कि एक व्यक्ति जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिंदु बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है और 50 से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही? तो सर उसमें अगर आंसर शिक्षक भर्ती में निकल रहा है, सॉरी टीईटी में 48 निकल रहा है, तो सर शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी तो 48 ही निकलेगा। उसमें भी तो वही फॉर्मूला लगाओगे, 2ab/a+b। हाँ, कि ऐसा थोड़ी है सर, नहीं नहीं सर शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो हम अलग फॉर्मूले से बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, तरीका तो वही रहेगा बनाने का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने सब्जेक्ट के रूट को पकड़ लिए हैं, जड़ को पकड़ लिए हैं, तो फिर आपके लिए चीजों को समझना और उसको बेस बना करके जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसको टारगेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा आ रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपीयर होइए, क्योंकि तैयारी करने का एक डायमेंशन मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन जो अपडेट कर रहा है व्यापम, उसकी जानकारी आपको होगी और उस हिसाब से फिर अपने आप को तैयार करेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो मैं चूंकि आपको हिंदी भाषा पढ़ाने वाला हूं तो हिंदी भाषा के सिलेबस की बात कर ले। हिंदी भाषा का जो सिलेबस है ये भी हमको वर्ग 2 और वर्ग 3 के हिसाब से थोड़ा सा बटा हुआ मिलता है। बटा हुआ इसलिए कहूंगा क्योंकि वर्ग 3 में टॉपिक थोड़े से कम हैं और वर्ग 2 में 4 टॉपिक आपको अलग से पढ़ने हैं, 4 टॉपिक अतिरिक्त रूप से लिखा हुआ है। ठीक, अब वर्ग 3 का जो सिलेबस है इसमें आपको कुल 9 अध्याय मिलेंगे और ये जो 9 अध्याय हैं ये 6+3 में बटा हुआ है। यानी 6 अध्याय जो है ये व्याकरण वाला हिस्सा है और 3 अध्याय जो है ये भाषा शिक्षण का हिस्सा है। भाषा शिक्षण बहुत बुनियादी स्तर का है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में आपको शिक्षण कार्य करना है प्राथमिक कक्षाओं में, तो इसीलिए बहुत बुनियादी जो हिस्से हैं पेडागोजी के वो यहाँ पर रखे गए हैं। इन 6 अध्यायों में क्या है सर हिंदी के? तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले यूनिट में मिलेगा स्वर व्यंजन वर्तनी, यानी आपको यहां से पढ़ना है वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में। वर्ण एवं वर्णमाला, अब वर्ण एवं वर्णमाला कहने का मतलब केवल वो वर्णों की संख्या पढ़ लेना कि स्वर इतने होते हैं, व्यंजन इतने होते हैं, है ना, ये उतने होते हैं, वो उतने होते हैं। संख्याओं से क्वेश्चन तो आना ही आना है, उसको कोई नकार नहीं रहे, लेकिन अभी जो व्यापम का ट्रेंड है वो परिभाषाओं के स्तर पर जा चुका है
और परिभाषाओं को यदि आप तैयार नहीं कर रहे हो तो वर्णमाला के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा सॉल्व होने वाले नहीं है, क्योंकि वर्णमाला से ही लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलता है हर एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको देखा होगा आपने, उच्चारण स्थल से पूछता ही है ना, इस वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है, या तो मैच द फॉलोइंग दे देगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। उसमें संख्या से क्वेश्चन पूछता ही है, इस आधार पर बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है, फलाना आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, अल्प प्राण वर्ण की संख्या कितनी है, महाप्राण वर्णों की संख्या। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो उन सारे आधारों को समझते हुए, सारी चीजों को जानते हुए वर्णमाला को पढ़ना होगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा टॉपिक, वर्ण एवं वर्णमाला पढ़ने के बाद या वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों को जानने के बाद हम ये देखेंगे कि इसी में वर्ण कैसे कैसे बांटे जाते हैं, यानी स्वरों का विभाजन हम देखेंगे। 5 अलग अलग आधारों पर स्वरों का विभाजन होता है, तो उन 5 आधारों को जानेंगे। किस आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है ये जानेंगे। इसके बाद तीसरे भाग में हम देखेंगे व्यंजनों को, इसी के अंतर्गत, है ना, इसी के अंतर्गत बोलूं, इसको अलग से पॉइंट ना दिया जाए। इसी के अंतर्गत अगर मैं बोलूं कि व्यंजनों का विभाजन होगा, व्यंजनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। प्रयत्न के आधार पर अलग विभाजन होगा, बाह्य प्रयत्न के आधार पर अलग से विभाजन होगा, आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर अलग से विभाजन होगा। नए नए नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे लुंठित व्यंजन किसको कहा जाता है, तो प्रकंपित व्यंजन किसको कहा जाता है, काकल्य वर्ण किनको कहा जाता है, ये सब व्यंजनों के विभाजन में आते हैं। ये सारे नाम आते हैं। इसी के अंतर्गत आपको वर्णों का उच्चारण स्थल देखना है, वर्णमाला में ही। उच्चारण स्थल के अंतर्गत हमको लगता है कि क च ट त प व, क च ट त प 5 वर्ग हैं। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से और प वर्ग ओष्ठ से। हमको लगता है यहीं से क्वेश्चन आएगा, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको स्वरों में भी ले जा करके पटक सकता है। पूछ सकता है आ का उच्चारण स्थल बताओ, ए का उच्चारण स्थल बताओ, ओ का उच्चारण स्थल बताओ, पूछा हुआ है। आपको पूछ सकता है या का उच्चारण स्थल बताओ, व का उच्चारण स्थल बताओ, र का बताओ, ल का उच्चारण स्थल बताओ, श श सा का उच्चारण स्थल बताओ। तो इनका उच्चारण स्थल भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। तो यदि आप वर्णों का उच्चारण स्थल केवल उन 25 वर्णों के आधार पर कर रहे हो या 25 वर्णों को याद करके जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई है। क्योंकि अगर उसने उच्चारण स्थल पूछ लिया व का, पिछले बार पूछा था, तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ बनने वाला है, फिर ये तो किसी वर्ग में नहीं आता, न क वर्ग में है, न च वर्ग में, न ट वर्ग में, न त वर्ग में और न प वर्ग में, किसी वर्ग में नहीं आता। और हम तो वर्ग के वर्णों को पढ़ करके गए हैं, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन के छूटने की या गलत होने की गुंजाइश रहती है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसीलिए कंप्लीट तैयारी हमको यहां से करनी है। वर्णमाला के अंतर्गत ही आपको अल्प प्राण, महाप्राण वर्ण पढ़ने हैं। वर्णमाला के अंतर्गत ही आपको अघोष और सघोष वर्ण पढ़ने हैं। कितनी संख्या होती है, क्या होते हैं, वो देखना है अपने को। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा कि हाँ, वर्ण और वर्णमाला में से क्वेश्चन कैसे आता है और क्यों पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो सबसे बेसिक टॉपिक है वो है अक्षर और वर्णों में अंतर करना। अक्षर और वर्णों में अंतर करना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि ये, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये समय ज्यादा लेगा या ये ऐसा नहीं। बड़ा टॉपिक इसलिए क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये नहीं पता होता कि अंतर अंतर क्या होता है सर, अक्षर में और वर्ण में क्या अंतर होता है सर।
मैडम अक्षर और वर्ण में। हाँ। हम्म। हाँ बताइए। और अक्षर से। हाँ बताइए। वर्ण से अक्षर बनेगा। अच्छा, और अवर्ण है कि अक्षर है? ये ये वर्ण है कि अक्षर है? वर्ण है। वर्ण है। ये दोनों है। ये दोनों है। वर्ण भी है और अक्षर भी है। ठीक है। ये कंफ्यूजन ले डूबती एग्जाम में, है ना? तो इससे बचना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, सब सब क्लियर होगा। और यही सारी चीजें एज इट इज आपको वर्ग 2 के सिलेबस में भी मिलेगा, वर्णमाला में। ठीक है। अब हमको लगता है कि सर वर्ग 2 का सिलेबस जो है वो वर्ग 3 की तुलना में, यानी प्रश्नों का स्तर जो होगा वो थोड़ा सा कठिन आएगा। वर्ग 3 जो है तुलनात्मक रूप से आसान होगा। पिछले बार का पेपर देखिएगा, भ्रम टूट जाएगा। पिछले बार वर्ग 3 ज्यादा कठिन आया था, वर्ग 2 आसान आया था। ठीक है। तो इस बारे में कोई टिप्पणी अभी से नहीं किया जा सकता कि कौन सा हिस्सा जो है वो सरल होता है, कौन कठिन होता है, वो आप नहीं बता सकते, है ना? अब वर्ण और वर्णमाला पढ़ने के बाद दूसरे टॉपिक में आता है शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत बेसिकली 4 टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक होता है आपका संधि, एक है उपसर्ग, एक है प्रत्यय और फिर समास। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये 4 तरीके होते हैं हमारी हिंदी में शब्दों को बनाने के, यानी शब्द रचना करने के। इन चारों चारों टॉपिक्स को हमको पढ़ना है वर्ण और वर्णमाला पढ़ने के बाद, क्योंकि वर्ण से ही तो शब्द में जाएंगे हम लोग, है ना? तो वर्ण से चलेंगे शब्द की तरफ। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है शब्द साधन। शब्द साधन के अंतर्गत शब्दों का विभाजन पढ़ते हैं। शब्दों का विभाजन हम 5 अलग अलग आधारों पर करते हैं। ठीक है। आप देखते हैं इसमें से क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 अलग अलग आधार हैं जिसमें आप शब्दों का विभाजन करते हैं, और ये पांचों आधार हमको एक एक करके पढ़ना है। तो पांचों आधारों को कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर आप इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज को। इसी के अंतर्गत संकर शब्द है। इसी में आप पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों को, सार्थक और निरर्थक शब्दों को। इसी के अंतर्गत आएंगे सब। तो पूरा विभाजन जो है ये आपको शब्द साधन में पढ़ना है। इसके बाद इसी में आएगा एक टॉपिक शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत बेसिकली 3 टॉपिक हमको देखने हैं। एक देखना है लिंग, एक वचन और एक फिर कारक कारक। तो लिंग, वचन और कारक मिलकर के क्या बनता है? शब्द रूप बनता है। इसके बाद टॉपिक आएगा आपका, इसके बाद टॉपिक आएगा वाक्य। वाक्य से बेसिकली 3 टॉपिक हमको देखने हैं। 3 टॉपिक्स में एक टॉपिक है वाक्य के अंग, एक है वाक्य के आवश्यक तत्व और तीसरा है वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद। तो ये जब आप पढ़ते हैं वाक्य के भेद, यहां पर 2 अलग अलग विभाजन आपको मिलता है। एक तो अर्थ के आधार पर मिलेगा और दूसरा रचना के आधार पर मिलेगा। अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य हैं वो भी देखेंगे, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं वो भी देखेंगे। तो ये विभाजन मिलेगा। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्याकरणिक अशुद्धियां। यहां से क्वेश्चन आते हैं, व्याकरणिक अशुद्धियां। और व्याकरणिक अशुद्धियों की यदि आप बात करेंगे तो यहां से 2 प्रकार की अशुद्धियों पर चर्चा होती है।
एक तो होती है सर शब्द की अशुद्धि, जहां से क्वेश्चन लगातार आपको मिलेंगे। दूसरा आपको मिलेगा वाक्य की अशुद्धि, यहां से भी क्वेश्चन रेगुलर मिलेंगे आपको। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आता ही है। तो व्याकरणिक अशुद्धियों से मान के चलिए 2 क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ने के बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक आपको केवल और केवल वर्ग 2 में मिलेगा। 2-3 टॉपिक हैं वो अलग से आपको इसमें मिलेगा। जैसे एक टॉपिक है काल, एक टॉपिक है विराम चिन्ह। जो 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं हमारे यहाँ, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी प्रकार एक टॉपिक आएगा इसमें शब्द युग्म, ये केवल वर्ग 2 में है। और एक टॉपिक है शब्द शक्ति, ये आपके सिलेबस में वर्ग 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है, लेकिन वर्ग 3 में ये टॉपिक नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप प्योर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक को नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ये वर्ग 2 में लिखा हुआ है बस। ठीक, और क्वेश्चन भी यहीं पे आएगा, वहां नहीं आता इसका। इसके बाद और क्या बचे है सर? इसके बाद बचे हैं आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, एक टॉपिक ये बचा है। इसके अलावा जो डेली प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ये टॉपिक्स आपको वर्ग 2 में भी है, वर्ग 3 में भी है। ठीक है, तो ये सारा हिस्सा मिल करके आपका ये जो 6 यूनिट जिसकी हमने बात की थी वो 6 यूनिट बनाते हैं, यानी व्याकरण वाला हिस्सा बनेगा ये पूरा हिस्सा मिल करके। ठीक है, वर्ग 2 का सिलेबस जो है ना, ये इसमें आपको मिलेंगे 8 अध्याय, और ये 7+1 में बटा हुआ है, मतलब 7 धन 1 में 7 व्याकरण के भाग हैं, और एक अध्याय में लिख दिया गया है चारों भाषाई कौशलों का विकास, और भाषाई कौशलों का नाम लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपके वर्ग 2 का सिलेबस है। वर्ग 3 में जो पेडागोजी वाला भाग है ना, भाषा शिक्षण वाला हिस्सा है, वहां पर आपको एकदम बेसिक भाषा शिक्षण पढ़ना है। कैसे सर? जैसे उसमें आपको पढ़ना है बच्चों में भाषाई विकास की प्रक्रिया के गुण। अब बच्चों में भाषाई विकास जो होता है उसके लिए पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हो आप, पियाजे के 4 अलग अलग चरणों को पढ़ते हो, और उन चरणों के माध्यम से बच्चों में भाषाई विकास को पास से देखते हो। तो उन चरणों के दौरान बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होता है भाषाई स्तर पर, ये आप जा करके देखते हैं। तो भाषाई विकास जो है बच्चों में, इसमें किस प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है, उस प्रोसीजर को हमको देखना है। उस प्रोसीजर में क्या क्या गुण होते हैं और कैसे आप एक शिक्षक होने के नाते उस बच्चे के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं, ये आपको देखना है। इसके अलावा बच्चों में भाषाई प्रक्रिया जो होती है वो आपको देखना है, अधिगम और अर्जन को पढ़ना होगा। बच्चे जो है वो दोनों माध्यमों से सीखते हैं, अर्जन के माध्यम से और अधिगम के माध्यम से। अर्जन के माध्यम से अपने आसपास की चीजों से अनौपचारिक रूप से चीजों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बच्चे में विकसित होती है, जबकि औपचारिक रूप से किताबों के माध्यम से या ट्यूटर के माध्यम से जो ज्ञान बच्चा ग्रहण करता है वो अधिगम कहलाता है। तो ये सारी चीजें, इसमें क्या अंतर होता है वो सारी चीजें आगे जाकर के देखेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक जो है वो वर्ग 3 में लिखा हुआ है कि बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। ठीक है, टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। तो जो जो चीजें सीख करके आते हैं उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे बच्चा जो है वो तोतली भाषा में अल्फाबेट बोलना चालू कर चुका होता है, आजकल वही चल रहा है माहौल सर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम नेसेसरी चीज है कि बच्चा सीख कर ही आएगा, ऐसा नहीं है। एक संभावना होती है, क्योंकि
आजकल जो है वो बच्चे पढ़ाई के लिए थोड़ा सा अवेयर हुए हैं, है ना, तो उससे उनके मन में ये आया है कि बच्चे को आगे जाकर के कॉम्पीट तो करना ही पड़ेगा, और उस कंपटीशन के भाव से जब माता पिता जो है वो बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली चीजों को सीखना स्कूल आने के पहले ही शुरू कर चुका होता है। 1 2 3 4 10 तक याद करा चुके होते हैं, होता है ऐसा, देखे होंगे आप, है ना। तो क्या चीजें सीख कर आ रहा है, लेकिन ये भी है कि ये एकदम 100% जरूरी नहीं है ना कि बच्चा सीख कर ही आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चा 100% इसको सीख कर ही आएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ बस्तर है या महासमुंद का एकदम दूर वाला इलाका है या गरियाबंद का एकदम दूर वाला इलाका है, वहां पर आप उम्मीद नहीं कर सकते ना कि मम्मी पापा भी पढ़े होंगे, वो क्या सिखाएंगे, है नहीं। उन बच्चों को भी आपको पढ़ाना है, हो सकता है पोस्टिंग वहीं हो जाए टीचर बनने के बाद। ठीक है, तो हमको ये समझना होगा कि डिमांड क्या है। डिमांड यहाँ पर है कि आप बच्चे को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप एक कच्ची मिट्टी को अपने हिसाब से ढाल रहे हो, है कि नहीं, क्योंकि आपके हाथ में कच्ची मिट्टी ही आने वाली है, आपको उसको अपने हिसाब से शेप देना है। तो आपको उस मिट्टी के नेचर को, उसकी तासीर को समझना होगा कि वो मिट्टी कैसी है। ठीक है, मुझे कितनी मेहनत करनी है, उसमें पानी मिलाना है कि नहीं मिलाना है, कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है, आपको समझना होगा उस चीज को। ठीक है, क्योंकि राज्य का भविष्य का मामला है यार, आपका थोड़ी है, आपकी सैलरी का मामला नहीं है ना। आपका कैरियर सेट करने के लिए एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, एग्जाम लिया जा रहा है राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है आपके सिलेबस में, ये व्याकरण वाला हिस्सा, और पेडागोजी वाले भाग में 3 अध्याय लिखे हुए हैं जिसमें बच्चों के भाषाई विकास के गुण, उसके चरण। ठीक है, अंतिम अध्याय आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर असेसमेंट और इवेल्युएशन को भी शामिल किया गया, मतलब आकलन और मूल्यांकन भी वहां पर बाकायदा शामिल है। बच्चों के विकास में या भाषाई विकास में त्रुटियों की क्या भूमिका होती है, गलतियां जो बच्चे करते हैं उन गलतियों की क्या भूमिका रहती है, वो सब भी आपके सिलेबस में प्रॉपर लिखा हुआ है। तो पेडागोजी वाला भाग भी ठीक ठाक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ा के बोलूं कि पेडागोजी हो गया बस इसी में से आगे ना, बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अच्छा खासा दिया हुआ है। पेडागोजी वाला भाग महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट इसलिए है वो क्योंकि आपको एक शिक्षक बनना है, और शिक्षक की क्या भूमिका होती है बच्चों के विकास में अलग अलग चरणों में, वो आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग बहुत अच्छे से इसलिए नहीं बोलना सीख पाते हैं क्योंकि उनका प्राथमिक शिक्षण जो है वो बहुत 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 बुरी स्थिति में होता है। ठीक है, जैसे आज भी देखना छत्तीसगढ़ में ना, जो दूर दराज के बच्चे हैं वो लोग शहर आकर के जब बात करते हैं ना तो हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं। हिंदी छत्तीसगढ़ी भी क्या, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में घबराते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में या गांव में पढ़े होंगे तो आप इस चीज को फील किए होंगे, मैं बहुत फील किया हूँ इस चीज को। ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है वहां पर कि अरे यार, मतलब मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, वो आ ही जाता है। ठीक है, तो वो चीज बच्चों से कैसे निकालना है वो एक टीचर ही कर सकता है नहीं, शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो बहुत सारा हिस्सा है आपके पेडागोजी वाले भाग में, उसको हमको कंप्लीट करना है। हिंदी के सिलेबस में इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन ये मान करके चलो कि इतना भी बहुत है अपने आप में। ठीक है, पिछला टीटी जिनका क्लियर है, आपने इस बात को अच्छे से अनुभव किया है कि क्वेश्चन जब आते हैं तब पता चलता है कि सिलेबस इतना ही नहीं है। ठीक है, गहराई में आते हैं प्रश्न। ठीक है, चल, तो वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों की तैयारी आप इस बैच से कर सकते हैं, और जिनका टीईटी क्लियर नहीं है भाई टीईटी के लिए लग जाओ, मेरा ये कहना है, और टीईटी के माध्यम से फिर आप जंप करोगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि टीईटी और इसका सिलेबस लगभग समान है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकीकृत तैयारी दोनों की संभव है। ठीक है, चल, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
नहीं, कल से आपके हिंदी का सिलेबस फिर मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। अभी कल भाषा बोध चालू करें कि वर्णमाला चालू करें, आप बताइए। ठीक है, चलिए वर्णमाला। लोकतांत्रिक देश है तो वोटिंग तो करा ही लेना चाहिए। भाषा बोध वाला टॉपिक इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो वाला हिस्सा ना भाषा में मिसलेनियस वाले पोर्शन में आता है, जिसके अंतर्गत आपने क्वेश्चन देखा होगा कि वो एक संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश वाला है ना, वो भाषा बोध में आता है। इसके अलावा आर्टिकल्स पूछ देता है संविधान में जाकर के आपको, है नहीं, भाग 17 के क्वेश्चन आपको उठा करके देता है कि किस भाषा में किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, क्वेश्चन में आता है ये सब, ठीक है। तो वो सारे हिस्से जो हैं वो मिसलेनियस वाले हिस्से में भाषा बोध के अंतर्गत मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कौन से धातु से हुई है, भाष धातु से हुई है, तो वो सब उसी में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, कल वर्णमाला चालू करते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में मैं आपको वो भाषा बोध वाला हिस्सा कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए।